गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के पीजीटी कलेक्टेड सीरीज महा मैराथन रात के 8 बजे के आज के श्रृंखला में। तो प्रश्न शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर मेरे आए हैं या फिर आप न्यू हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी के निशान के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे फेसबुक पेज एएमयू क्लासेस आर्ट को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको बेहतरीन मैटर और बहुत कुछ मिलते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आपके स्क्रीन पे फटाफट उत्तर दीजिएगा मेरे प्रश्न का मेरे उत्तर से पहले। पहला प्रश्न कह रहा है, किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने पर जो रंग प्राप्त होता है वो कौन सा रंग कहलाता है। दो प्रधान रंग मतलब ये हुआ प्राइमरी रंग। कौन सा रंग? प्राइमरी रंग। तो दो प्राइमरी रंगों को मिलाने के बाद कौन सा रंग हमें प्राप्त होता है? तो मित्रों हमें प्राप्त होता है द्वितीय वर्ण यानी द्वितीय रंग प्राप्त होता है। ठीक है, यानी सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, कह रहा है किस शैली के 3 प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल थे। यानी इसमें से एक शैली थी जिनके 3 प्रमुख केंद्र थे, नाम सामने है, बंगाल, बिहार और नेपाल। तो इसमें से किस शैली के थे? जैन शैली, पाल शैली, गुजरात शैली या अपभ्रंश शैली। तो मित्रों पाल शैली के जो थे 3 केंद्र थे। आगे बढ़ते हैं, फटाफट उत्तर देते रहिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ठीक अनुपात नाप तथा बनावट। ठीक अनुपात, नाप और बनावट, इन तीनों चीज़ों को रूपभेद कहते हैं, प्रमाण कहते हैं, भाव कहते हैं या फिर लामड़ी योजना कहते हैं। तो चलिए कमेंट्स का सिलसिला उम्मीद है जारी होगा और लाइक शेयर का भी सिलसिला हमारे मित्रों का जारी होगा। फेसबुक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। सुबह के अब 9 बजे लाइव क्लास चलेगी आपकी फेसबुक की, सुबह के 9 बजे। तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है बी, प्रमाण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है महाभारत का फारसी रूपांतरण तूतीनामा है, जफरनामा है, चंगेज़नामा है या फिर रज्मनामा है। तो टीजीटी और पीजीटी उसके अलावा राजस्थान जो आरपीएससी है उसका फर्स्ट ग्रेड का पेपर होने वाला है। आरपीएससी का डेट निकल चुका है, तो जो भी उसमें शामिल होगा, पहले तो आज कमेंट्स करेगा कि कौन शामिल होने वाला है उसमें। जो भी शामिल होगा मुझे पीडीएफ जरूर सेंड कर देगा पेपर होने के बाद। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा रज्मनामा, जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। सब पढ़े हुए क्वेश्चन है आपके। अगला प्रश्न, इसी पे जो है ग्रुप में एक दिन चर्चा चल रहा था काफ़ी इस प्रश्न पे, इसलिए इसको जो है ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ये प्रश्न, श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? केवल श्वेत और श्याम, केवल काला और सफ़ेद। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? इसी का ग्रुप में मेरे एक दिन फेसबुक के व्हाट्सएप के चर्चा चल रहा था, तो इसको क्लियर हो जाइए। इसको शून्य वर्णक कहते हैं, वर्ण शून्यता कहते हैं। श्वेत और श्याम को वर्ण शून्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, जयपुर स्कूल में किसके शासनकाल में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे? सवाई जय सिंह के, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई माधो सिंह या सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, तो आज चल रहा है आपका मित्रों सुपर संडे रिवीजन, जिसमें कम से कम 50 प्लस प्रश्नों का सीरीज है और इस समय हम अपने छठे प्रश्न पे हैं और प्रश्न का सही जवाब हमारा है सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है? चित्रभूमि को कितने रूपों में विभक्त किया जा सकता है? यह संभव है, यानी चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है, ये संभव है कण पद्धति में,
समविभक्ति में, आकार में विभिन्नता या स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत में यह संभव है। फिर एक बार प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए कि इन चारों विकल्पों में से किसमें संभव है कि चित्र भूमि को कितने रूपों में विभक्त किया जा सकता है। तो चित्र भूमि को मित्रों कितने रूपों में विभक्त किया जा सकता है, यह संभव है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत में। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, तेजपाल और बिमल शाही वास्तुपाल जो मंदिर है कहाँ स्थित है। तेजपाल और बिमल शाही मंदिर कहाँ स्थित है। अजमेर में, उदयपुर, माउंट आबू या जोधपुर। तो ड्रॉप करते रहिए फटाफट अपने कमेंट्स को लाइक शेयर के साथ, और फेसबुक पेज पे जुड़िए। 9 बजे से सुबह क्लास चलेगी और कल मंडे है कल, और मंडे से आपकी 9 बजे मैं क्लास लूँगा, सुबह लाइव क्लास जरूर लूँगा मैं, ठीक है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा माउंट आबू। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत मतलब बाद, ठीक है। दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के बाद चित्रण करने को फ्रेस्को ब्यूनो कहते हैं, फ्रेस्को सेस्को, म्यूरल या वॉल पेंटिंग कहते हैं। तो इसको कहते हैं फ्रेस्को सेस्को, सूख जाने के बाद, ये याद रखिए बस दिमाग में। अगला प्रश्न कह रहा है, रूप जो शक्ति, अस्थायित्व तथा एकता दर्शाता है। रूप जो शक्ति, अस्थायित्व और एकता को दर्शाता है वह है आयताकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार या वृत्ताकार, ठीक है। तो चलिए, रविवार की आपकी मैराथन चल रही है और उसमें आपके क्वेश्चन है 50 प्लस के, और देखते हैं इस रिवीजन में कितना आप सही जाते हैं। सही जवाब है आयताकार, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए, जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी को दर्शाता है, इसमें से वो कौन सा रंग है जो शीतल, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी को दर्शाता है। तो मित्रों उस रंग को कहते हैं नीला रंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, मरता हुआ भैंसा या फिर घायल भैंसा, दोनों एक ही बात है। ये जो चित्र प्राप्त हुआ है कहाँ प्राप्त हुआ है, या तो मरता हुआ भैंसा मतलब कि मर रहा है अभी, ठीक है, या घायल भैंसा यानी घायल है, मरणासन की स्थिति में है, अब नहीं तो कब मर जाएगा, इस तरह से वो चित्र है। और वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मित्रों वो प्राप्त हुआ है आपका सिंघनपुर से। कहाँ से, सिंघनपुर से। अगला प्रश्न है, चंबा रुमाल संबंधित है, चंबा का जो रुमाल है वो संबंधित है किससे, चित्रकला से, परंपरा से, क्राफ्ट या सुंदरता से। तो लाइक उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे, उम्मीद है शेयर भी आप लोग कर रहे होंगे। और इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों परंपरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी भी वस्तु के धरातल का गुण है, किसी भी वस्तु के धरातल का जो गुण है वो अनुकृत पोत है या सिर्फ पोत है, प्राप्त पोत है या सृजित पोत है। पहले ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, किसी भी वस्तु के धरातल का जो गुण है वो क्या है। तो मित्रों वो है आपका पोत, बी राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, कांच, पत्थर इत्यादि से रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर जो चित्र बनाया जाता है उसे म्यूरल चित्र कहते हैं, भित्ति चित्र, मोजेक या पैटर्न। तो मित्रों उसको कहते हैं मोजेक, वाइजेंटाइन कला, सुना होगा आपने मोजेक कला। आगे अगला प्रश्न, कोटा में राजा उमेश सिंह के यानी कोटा में राजा उमेश सिंह के समय में किस प्रकार के चित्र बहुतायत में बने, पशु पक्षी, मानवकृतियाँ, शिकार या प्रकृति से। यानी कोटा शैली में राजा उमेश सिंह का जब शासन चल रहा था
तो उस समय किस तरह के चित्र काफ़ी बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में, कह लीजिए काफ़ी मात्रा में, ठीक है। तो मित्रों वो बने थे आपके शिकार संबंधित, क्योंकि कोटा में आपको शिकार संबंधित दृश्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, साल ओढ़े व छोटी दाढ़ी लिए योगी संबंधित है कौन से सभ्यता से? साल ओढ़े और छोटी दाढ़ी लिए ये संबंधित है मित्रों मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा ऊंचा और कलात्मक मंदिर, खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा ऊंचा और कलात्मक कौन सा मंदिर है इसमें से, ठीक है। तो ड्रॉप कर रही है, फटाफट ड्रॉप करते रहिए और पूरी आज के संडे मैराथन में पूरी स्पीड के साथ अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। देखते हैं 50+ में आज किसका बेस्ट जाता है। सही जवाब है मित्रों कादरिया महादेव का मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा ऊंचा और कलात्मक मंदिर है। अगला प्रश्न है, नृत्यांगनाओं और पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए, नृत्यांगनाओं और पासवानों के मित्र बड़ी मात्रा में कौन सी शैली में चित्रित हुए हैं इसमें से? तो मित्रों ये चित्रित हुए दक्षिणी के गोलकुंडा शैली में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सांची के कितने तोरण द्वार हैं? सांची स्तूप के कितने तोरण द्वार हैं? 2, 4, 6 या 0, ठीक है। तो मित्रों सांची के जो है वो 4 तोरण द्वार हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, स्थिर बिंदु है एक यहाँ पे और उसको दृष्टि से मिला रहे हैं हम अपने दृष्टि से, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे दृष्टि रेखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? अमरावती स्तूप दक्षिण भारत का स्तूप में से एक है, आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न हमने पढ़ाए भी हैं। तो इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है इसमें से? तो मित्रों इसको प्रकाश में लाया था कर्नल मैकेंजी ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रंगत के हल्केपन और गहरेपन के घोतक का घोतक है, यानी रंगों के हल्केपन और गहरेपन का जो घोतक है वो क्या है इनमें से? तो मित्रों वो है इनमें से तान। क्या है? तान। अगला प्रश्न देखिए, काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिक प्रयोग है, यानी काष्ठ के साथ पत्थर और ईंटों का अधिक प्रयोग हुआ कौन से काल में? तो अगर आपको ध्यान से किताबें पढ़े होंगे आप, अगर आपको सेल्फ स्टडी की आदत है तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि मौर्य काल में जो है ईंट और पत्थर के स्तूप ज़्यादा बनाए गए, यूज हुए, काष्ठ के भी थे लेकिन कम थे, ठीक है। अगला प्रश्न, चामाधाड़ी अच्छी संबंधित है, फटाफट उत्तर देते जाइए क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं, 50+ से अधिक हैं, इसलिए फटाफट उत्तर आपको देना है मेरे उत्तर से पहले। तो ये हो जाएगा पटना के दीदारगंज से, ठीक है। अगला प्रश्न, बुद्ध धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में, बुद्ध जो है वो धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में है, ये कौन से स्तूप से हमें प्राप्त हुआ है, कहाँ के? तो मित्रों वो प्राप्त हुआ है सारनाथ से हमको, ठीक है। आगे अगला प्रश्न कह रहा है, उदयपुर, देवगढ़, नाथ द्वार ये उपशैलियाँ कौन सी शैली के हैं? तो सीधा पॉइंट पकड़ लीजिए, नाथ द्वार। नाथ द्वार अगर आपको पता है, दिमाग में है, तो जाहिर सी बात है मेवाड़ शैली का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्कूल जिसे बुद्ध और बौद्धिस्ट प्रतिमाओं का विशेषता हासिल थी, यानी इसमें से वह स्कूल जिसे बुद्ध और बौद्धिस्ट प्रतिमाओं की विशेषता हासिल थी, वो स्कूल इसमें से पाल स्कूल था, गांधार, उड़ीसा में या मथुरा में, कहाँ है? ठीक है, तो कमेंट्स उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे फटाफट।
पूरे तेज़ी के साथ। और मित्रों दिल से लाइक शेयर और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसका सही जवाब है गांधार स्कूल। ठीक है, याद रखिए, बौद्ध और बौद्धिस्ट। अगला प्रश्न है, गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है, यानी बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों को समर्पित गुफा मंदिर कौन सा है? तो वो है आपका एलोरा का मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न, स्तूप के अवशेषों को स्थानांतरित कर दीर्घा में पुनः निर्माण किया गया। स्तूप के जो अवशेष थे मिले हुए, उसको पहले स्थानांतरित किया गया, वहाँ से हटाया गया, भेजा गया कहीं। ठीक है। और भेजने के बाद उस दीर्घा में पुनः उसका निर्माण किया गया। मद्रास संग्रहालय है, उसमें राष्ट्रीय संग्रहालय है जहाँ उसको भेज के निर्माण किया गया। पटना संग्रहालय या भारतीय संग्रहालय कोलकाता कहाँ किया गया? तो मित्रों वो किया गया था भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तेल रंग की तरह यूज किया, वह राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तेल रंग की तरह यूज किया, कौन है वो राजस्थानी कलाकार इसमें से? तो मित्रों वो राजस्थानी कलाकार हैं आपके भूर सिंह शेखावत। कौन है? भूर सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, किस काल में दास्तान अमीर हमजा यानी हमजानामा चित्रित हुआ था? अमीर हमजा, दास्तान अमीर हमजा जिसको हमजानामा भी कहते हैं, किस काल में चित्रित हुआ था? अकबर के शासनकाल में चित्रित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वंडर ऑफ एज नादिर उल जमा की उपाधि जहांगीर ने दी। वंडर ऑफ एज यानी नादिर उल जमा की उपाधि जहांगीर ने बिशनदास को दी, फारूक बेग को, आकारीजा को या फिर अबुल हसन को? तो मित्रों जहांगीर ने जो है अबुल हसन साहब को वंडर ऑफ एज यानी नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह कलाकार जो वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्र चित्रित कर रहा है, वर्तमान तक यानी प्रेजेंट टाइम तक जल रंग में दृश्य चित्र चित्रित करता है, राजस्थान का वह कलाकार कौन है? तो मित्रों उस कलाकार का नाम है राम जायसवाल। आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाए हुए हैं कि नहीं? पूरी स्पीड के साथ दीजिएगा क्योंकि 50+ प्रश्नों की ये श्रृंखला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, सिगरिया की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में या फिर श्रीलंका में? तो सिगरिया की गुफाएं मित्रों श्रीलंका में हैं। कहाँ है? श्रीलंका में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना कहलाता है। यानी जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर, यानी पतली पारदर्शक तह कागज पर जल रंग का चित्रण करना टेम्परा पेंटिंग कहलाता है, शुद्ध रंग पेंटिंग, पोस्टर पेंटिंग या वाश पेंटिंग? कौन सी तरह के पेंटिंग को कहते हैं ये? तो मित्रों उसको कहते हैं वाश पेंटिंग। ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को पूछ रहा है कि सन 1971 में, ठीक है, अपने महाभारत की कथा पर 30 चित्र बनाए। 1971 में महाभारत की जो कथा है उस पर 30 चित्र बनाने वाले कौन आधुनिक चित्रकार है इसमें से? क्या NS बेंद्रे ने बनाया था, के हैबार, MF हुसैन या फिर सतीश गुजराल? तो इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखिएगा तो TGT में इसी प्रश्न को 2021 के पूछा था, बस पूछने का तरीका जो है अलग था। इस प्रश्न का पहले तो सही जवाब है MF हुसैन। आपको याद होगा कि ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि महाभारत श्रृंखला किस पे बनाई गई थी? MF हुसैन की। तो इस पे पूरा चर्चा बना हुआ था, याद होगा आपको।
तो वही चीज़ यहाँ भी है, बस ये पूछ रहा है कि महाभारत कथा पर 30 चित्र किसने बनाए, तो 30 चित्र है मतलब श्रृंखला। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है वास्तुकला चित्रकला और मूर्तिकला का उत्तम संगम है, यानी इन तीनों कलाओं का, ये भी कह सकता है कि तीनों कलाओं, इस तरह भी पूछ सकता है, तीनों कलाओं का उत्तम संगम एलोरा है, एलिफेंटा है, बाघ है या सिगरिया है। अब इस प्रश्न को देखिए तो हमारे हिसाब से ये प्रश्न रॉन्ग है। इस समय रॉन्ग प्रश्न नहीं है, रॉन्ग विकल्प में है, क्योंकि तीनों कलाओं का संगम, अगर आप रीता प्रताप की बुक पढ़ेंगे, रीता प्रताप की, तो उसमें तीनों कलाओं का संगम जो दिया है वो अजंता को कहा है। उसने किसको कहा है? अजंता को। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब अजंता होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति दर्शाती हैं, उत्तेजना, शक्ति और गति का भाव दर्शाती हैं रेखाएं कौन सी? चक्राकार रेखाएं, कर्णवत रेखाएं, सीधी पड़ी हुई रेखाएं या फिर कोणीय रेखाएं। तो मित्रों, चक्राकार जो रेखाएं होती हैं वो उत्तेजना, शक्ति और गति को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे अपने परियों की कहानी काले सफेद रेखा चित्र, मूर्त और घनवादी चित्र बनाए आपने, यानी पूछ रहा है किस कलाकार ने इसमें से परियों की कहानी, काले सफेद रेखा चित्र, अमूर्त व घनवादी चित्र बनाए। क्या वो गगनेंद्र नाथ टैगोर थे, असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे या फिर मुकुल चंद्र डे? तो मित्रों, परियों की कहानी जो पूछ रहा है ना, परियों की कहानी, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने ही परियों की कहानी पर चित्र बनाए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। तो 7 अगस्त 1871 को अवनी बाबू का जन्म हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है बीड़ा वादनी चित्र के कलाकार कौन है? ठीक है। आप लोग फटाफट ड्रॉप करते रहिए कमेंट। सुपर संडे मैराथन आपका चल रहा है, 50+ प्रश्नों की श्रृंखला, और बहुत तेजी के साथ आपको उत्तर दे रहा हूं, और आपको हमसे पहले उत्तर दे के आगे बढ़ते चलना है। तो मित्रों, नंदलाल बोस ने बनाया था बीड़ा वादनी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं किस तरह के रंग? तो जो मिट्टी से रंग प्राप्त किए जाते हैं उसे हम कहते हैं खनिज रंग। कौन सा रंग? खनिज रंग। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अलागिरी नायडू से कला की प्रशिक्षण प्राप्त किया। किस आधुनिक कलाकार ने अलागिरी नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो वो थे राजा रवि वर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है कांगड़ा के राजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली के जो राजा थे के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार माना जाता था। यानी आपको कभी कभी ये भी पूछता है कि कांगड़ा शैली को कला का संरक्षण किसने प्रदान किया? तो राजा संसार चंद ने। या फिर ये पूछता है कि राजा संसार चंद ने किस शैली को संरक्षण दिया? तो कांगड़ा शैली को। ठीक है। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ ये पूछ रहा है कि कांगड़ा शैली के संसार चंद जो थे उनके दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार परखू, लक्ष्मण दास, फत्तू या खुशाला था। तो मित्रों, उनके दरबार का सबसे निपुण चित्रकार था परखू। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है तारीख-ए अल्फी क्या है? मुगल इतिहास है ये, ईरान का इतिहास, दुनिया का इतिहास या कश्मीर का इतिहास? यानी तारीख-ए-अल्फी में इसमें से किस तरह का इतिहास लिखा हुआ है उसमें, यानी उस जो ग्रंथ है वो उस ग्रंथ में किस तरह के इतिहास के बारे में बताया गया? मुगलों के, ईरान के, दुनिया के या कश्मीर के? तो मित्रों, दुनिया का इतिहास उसमें बताया गया है तारीख-ए-अल्फी में। ठीक है। अगला प्रश्न है गंगा अवतरण उभारदार मूर्ति शिल्प स्थित है ओसिया में, रणकपुर में, महाबलीपुरम में या अजंता में? तो गंगा अवतरण जो है वो महाबलीपुरम में है, सीधा सीधा। ठीक है। और उभारदार मूर्ति भी है वो। अगला है
वे बसोहली चित्रकला के प्रथम और प्रमुख आश्रयदाताओं में से थे। पहले पहले भी थे और प्रमुख भी थे, दोनों गुण थे बसोहली शैली की चित्रकला में। कौन थे राजा इसमें से? वो तो पहले और प्रमुख और पहले असरदाताओं में से जो थे वो थे राजा कृपाल पाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्राक, मातिस और गोंगा के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की। इतने पाश्चात्य कलाकारों के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण करने वाले कलाकार इसमें से कौन है? तो वो हैं अमृता शेरगिल। ठीक है। और अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, लाडली दास, नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम, ये जो कलाकार थे जयपुर स्कूल के थे, बीकानेर स्कूल के थे, नाथद्वार स्कूल के थे या फिर किशनगढ़ स्कूल के थे। ठीक है। तो अगर आपको ध्यान होगा कहीं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि मेवाड़ शैली की जो उपशैलियाँ हैं, ठीक है, 3, उसमें से किशनगढ़ जो है, किशनगढ़ उसमें जो है नानक राम का जिक्र किया गया है। तो नानक राम जब पकड़ा जाएगा तो सब पकड़ा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं? तो ये सब तो आप लोग प्रश्न जानते ही होंगे कि अजंता के गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक चित्र सही सलामत और सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, संयोजन का सिद्धांत नहीं है। संयोजन का सिद्धांत इसमें से नहीं है। तो संयोजन का सिद्धांत जो होता है वो रूप नहीं होता। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थानीय लोग कौन सी गुफाओं को पंच पांडु के नाम से पुकारते हैं? यानी वहाँ के स्थानीय लोग इसमें से किस गुफा को पंच पांडु के नाम से भी पुकारते हैं? तो मित्रों वो पुकारते हैं बाघ की गुफाओं को। ठीक है। किसको? बाघ की गुफाओं को। अगला प्रश्न कह रहा है, शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प संबंधित है। शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प कौन से समय के वंश से संबंधित है? तो मित्रों वो है चोलकालीन। कौन सा है? चोलकालीन है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? सब ओपन प्रश्न है, ये सब ओपन और रिवीजन प्रश्न है आज के सुपर संडे मैराथन का। और इसका सही जवाब है आनंद कुमार स्वामी। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्य मुद्रा में मजीरा और वादिका संबंधित। स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्य मुद्रा में मजीरा और वादिका संबंधित है। तो मित्रों वो संबंधित है कोणार्क से। चलिए फटाफट आंसर देते रहिए। 50+ प्रश्नों की सीरीज है इसलिए पूरी तेजी के साथ उत्तर चल रहा है। कलाकार पक्षी, पशु और वनस्पति का चित्रण करने में सिद्धथ था, महारत था। तो पशु पक्षी का चित्रण जो है जहांगीर के समय में मंशूर किया करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न आपका, कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? टिश्यू पेपर, कैनवास, कागज या कपड़ा? तो मित्रों टिश्यू पेपर जो होता है वो फॉरेन कंट्रियों में हाथ साफ करने, बाथरूम वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, लोक जीवन और लोक कला से प्रेरित हैं। लोक जीवन और लोक कला, लोक से प्रेरित एक ही था हमारे आधुनिक कला में कलाकार, और वो थे यामिनी रंजन राय साहब। और वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के समूह की स्थापना किसने की? 47 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की? के. एच. आरा,
एस.एच. राजा, F.N. सूजा या उपरोक्त सभी? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। इन सभी ने मिलकर की थी, ठीक है। और उसके मेन सदस्य के रूप में सूजा थे, लेकिन सभी ने मिलकर इसकी स्थापना 47 में की थी। तो बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर के साथ और कमेंट प्यारे करके बताइएगा। तो चलिए आज के लिए दी इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तब तक के लिए चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।